गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको पढ़ेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हेडिंग डाल लेंगे, सभी लोग कॉपी कलम निकालेंगे और हेडिंग डाल लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे पहले इस हेडिंग का ही मतलब समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है। देखिए, जो इसमें इलेक्ट्रो है ये बना है इलेक्ट्रॉन से, जो इलेक्ट्रो है वो बना है इलेक्ट्रॉन से। तो कहने का मतलब, अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज का फंडामेंटल है, मतलब जो मिनिमम चार्ज है, जो सबसे लोवेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन होता है, आगे पता चलेगा। तो जो इलेक्ट्रो है ये बना है इलेक्ट्रॉन से, और स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, मतलब ये स्टेशनरी से बना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्थिर हो, कहने का मतलब चार्ज जब रेस्ट में हो, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपने लोग इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज when it is at rest, when it is at rest। कहने का मतलब इस चैप्टर में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट में हो। कहने का मतलब जब चार्ज दौड़े उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिज्म आएगा तो उसमें देखेंगे, उसमें चार्ज दौड़ता है। इसमें चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका प्रॉपर्टीज कैसा होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। चलिए, सिंपल सा लॉजिक है। इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन से आया, स्टैटिक जो है वो स्टेशनरी से आया है। तो इसीलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्थिर हो गया, कहने का मतलब चार्ज स्थिर हो गया, इसीलिए चार्ज इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। चलिए इसको लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे, इसको मिटा दें। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज and their properties, and their properties, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज। हेडिंग डाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, समझिएगा। सबसे पहले चार्ज के बारे में समझते हैं। चार्ज लिखेंगे, चार्ज Charge is a fundamental quantity of matter. Charge is a fundamental quantity. Charge is a fundamental quantity of matter. Charge is a fundamental quantity of matter. समझिएगा, जिस तरह से आप लोग मास के बारे में पढ़े होंगे कि मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसी तरह चार्ज भी इसका फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब कहने का मतलब ये होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी अगर किसी बॉडी का, अगर कोई मान लिया जाए मास अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है या चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो चार्ज पर डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि जैसे उसका जन्म हुआ तो उसके साथ में ये प्रॉपर्टी आएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपका कान है, आपका नाक है, हम बोलेंगे नाक जो है आपका जो है फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल कहने का मतलब जब एक इंसान पैदा हुआ तो उसके साथ नाक आया। हाँ, कुछ लोग का नहीं होता है तो वो एक्सेप्शन है, हम एक्सेप्शन में नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे ये जन्म लिया उसके साथ ही ये आएगा, तो इसीलिए इसको बोला गया फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो कोई भी जो मैटर बनता है तो उसके साथ वो चार्ज हमेशा, जैसे मैटर का जन्म होगा तो साथ में चार्ज भी आएगा। तो बोलेगा अच्छा, तो ये मैटर है, मान लीजिए मार्कर, तो ये कहाँ चार्ज है, ये तो न्यूट्रल है। तो आगे पता चलेगा कि जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है, जिस वजह से ये मार्कर जो है अभी न्यूट्रल है, जिस वजह से ये मार्कर जो है अभी न्यूट्रल है। चलिए, तो चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स लिखेंगे, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज के बारे में पहले लिख लेते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज,
तो पॉजिटिव चार्ज में लिख लेते हैं कि इट कम्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कम्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से आता है। जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से आता है। अच्छा चलिए, अच्छा इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का। जैसे प्रोटॉन हो गया, या जैसे मान लिया जाए आप लिखे He+ लिखे, या He+ लिखे, या Li++ लिखें, ये सभी पॉजिटिव चार्ज है। और साथ में एक प्रोटॉन भी अपना पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज भी लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिए, जगह नहीं बच रहा है, लिख लीजिए इसको, लिख लिए, ऊपर मिटा दे। चलिए दूसरा नेगेटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसमें लिख लेंगे इट कम्स ड्यू टू द efficiency of excess of electron, it comes due to the excess of electron। जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, जब किसी मैटर में, किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, तो उस समय जो उस मैटर पे चार्ज आता है वो आता है नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल लिख लीजिए, मान लीजिए जाए हम लिख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ही लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दोनों समझते हैं कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन के कमी से पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के अधिक होने से नेगेटिव चार्ज आता है। अभी सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन लिखे हैं, चिंता नहीं करना कि सर समझ में आया नहीं, डिफिनीशन लिख दिया। तो पहले डिफिनीशन लिख लिए, पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, नेगेटिव चार्ज, दोनों को एक साथ समझेंगे अपने लोग, दोनों को एक साथ समझेंगे। सपोज करिए, इधर ध्यान देखिएगा, सपोज करिए कि ये कोई एटम है और इसका नाम दे देते हैं सोडियम। ये जो है अपना सोडियम है, ये जो है अपना सोडियम है। चलिए सोडियम एटम है, इस सोडियम एटम का ये न्यूक्लियस है और ये इसका ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। तो आप लोग जानते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। कहने का मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है। तो मान लीजिए कि अभी जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अभी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, मतलब अंदर में 11 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी अंदर में 11 प्रोटॉन है और बाहर में 11 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। अब इसमें से क्या किया आपने, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। तो आपने जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, अब कई प्रोसेस होते हैं बाहर करने के, थर्मल इमिशन होता है, आप इसको एनर्जी दे देंगे, आप इसको किसी भी तरह से एनर्जी दे देंगे तो ये बाहर हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे आपने बाहर कर दिया, तो अब होगा क्या वो समझिएगा। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचा वो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचा वो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन प्रोटॉन अभी भी इसके पास 11 है। तो देखिए समझिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना नेगेटिव में, उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव में। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर होता है, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों आपस में बराबर होता है। तो देखिएगा शुरुआत में इसमें 11 प्रोटॉन भी थे, 11 इलेक्ट्रॉन भी थे, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल कर दिया था, इसलिए शुरुआत में ये जो सोडियम एटम है वो न्यूट्रल था। अब इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके 10 प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देगा। तो एक प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा बच गया, एक प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा बच गया। कहने का मतलब अब जो नया एटम बचा सोडियम, तो इसके न्यूक्लियस में तो 11 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। और यहाँ जो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट, जो इसके ऑर्बिट में है, जो इसके ऑर्बिट में वो 10 इलेक्ट्रॉन ही बचा। तो अब क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल किया और एक प्रोटॉन का चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा बच गया। और आपको पता है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए ओवरऑल इस एटम पे जो चार्ज आ गया वो आ गया पॉजिटिव चार्ज,
चार्ज। तो आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर किए, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इसमें पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर किया तभी 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, कई लोगों के मन में अब ये भी आ रहा होगा कि सर इसमें 1-2 प्रोटॉन ऐड कर दीजिए इसके न्यूक्लियस में। देखिए, प्रोटॉन ऐड करना बहुत मुश्किल है और कर ही नहीं सकते, सीधा समझिए ना। प्रोटॉन को इसके न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस होता है ना वो हाईली डेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा ये डेंस होता है, तो इसलिए प्रोटॉन को ना निकाल सकते ना डाल सकते, तो प्रोटॉन पे चर्चा करना व्यर्थ है। जब भी अपने लोग किसी भी एटम को पॉजिटिव चार्ज करना होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब देखिए, अगर नेगेटिव चार्ज करना हो तब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अब इसमें पहले से 11 इलेक्ट्रॉन था, ये 10 प्रोटॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था, सॉरी 11 प्रोटॉन था शुरू में और 11 इलेक्ट्रॉन था सोडियम में। अब क्या करिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए इस एटम में। तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड किए इस एटम में, तो अब क्या बन गया इसके पास? 11 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान दीजिए, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन इसके पास 12 हो गया। तो 11 प्रोटॉन के चार्ज को 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ना वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच गया है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस अमाउंट में हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। चलिए, ये बात समझ में आ गया। बनाना चाहते तो इसको बना लीजिए, ऊपर से मिटाए, ऊपर से मिटाए। चलिए, मिटा दें। चलिए, देखिए, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख ही लेते हैं। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, -19 कूलम। और जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। मतलब ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में। अब ये कूलम क्या होता है? तो जो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम, वो होता है कूलम। इसको डिनोट करते हैं सी से, ये साइंटिस्ट का नाम है। जैसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो होता है कूलम, उसको डिनोट करते हैं सी से, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसको लिखिए, इसको लिखिए। एक दो और यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट, ईएसयू या ईएमयू, ईएसयू और ईएमयू, ईएसयू और ईएमयू। तो 1 कूलम इक्वल टू हो जाता है, लिख लीजिएगा, एक डाटा है, 1 कूलम इक्वल टू हो जाता है 3 इंटू 10 के पावर 9 ईएसयू, 3 इंटू 10 के पावर 9 ईएसयू या 1/10 ईएमयू। ये सीजीएस यूनिट होता है, बहुत कम आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 9 ईएसयू या 1/10 ईएमयू। तो ये हो गया यूनिट, हो गया, ये हो गया चार्ज का यूनिट। लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? चलिए, अगला प्रॉपर्टी लिखेंगे, नंबर 2। नंबर 2 लिखेंगे, जो भी नंबरिंग है आप लोग का, नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2 लिखेंगे प्रॉपर्टी, ऑन चार्जिंग ए बॉडी नेगेटिवली, 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 its masses increases, its mass increases, its mass increases, and on charging positively, on charging positively, its masses decreases, its masses decreases।
इट्स मासेस डिक्रीज, लिख लीजिए। ऑन चार्जिंग अ बॉडी नेगेटिवली इट्स मास इंक्रीजेज एंड ऑन चार्जिंग पॉजिटिवली इट्स मास लिख लीजिए, इट्स मास डिक्रीजेज, इट्स मास डिक्रीजेज। ठीक है, इसका मास क्या होता है? डिक्रीज। चलिए समझते हैं इस लाइन को क्या होता है। जैसे मान लिया जाए एक बॉडी है, उसको आप नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं। आप इस बॉडी को नेगेटिवली, अब ये न्यूट्रल है, ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। अब इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। या तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, या 2 करेंगे, या 3 करेंगे, या 5 करेंगे, या 5000 करेंगे, या 1000 करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक छोटा सा मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक छोटा सा मास भी होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो चार्ज तो हम ऐड कर ही रहे हैं, नेगेटिव चार्ज तो इसको कर ही रहे हैं, साथ में इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक छोटा सा मास भी तो आ रहा है इसके ऊपर। तो पहले अगर इसका मास m था तो अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे इसको नेगेटिवली चार्ज किया तो क्या हो गया? इसका मास भी बढ़ गया, इसका मास भी बढ़ गया। अब मान लिया इस बॉडी को, ये बॉडी न्यूट्रल है, और अब आप इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज तो होगा, साथ में इसका मास भी तो थोड़ा सा गया इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता, तो थोड़ा सा ये जैसे बाहर गया तो क्या हो गया? इसका मास थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास बहुत छोटा मास होता है। लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ही छोटा होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, रेस्ट मास, वो होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर -31, ये बहुत छोटा मास है, लेकिन फिर भी मास तो है। चलिए इसको लिखिए, नंबर 2 लिखिए। नंबर 2। अगला लिखेंगे नंबर 3। बेटा नंबर 3 लिखेंगे। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, इसका मतलब समझेंगे। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, समझिएगा। चार्जेज और क्वांटाइज का मतलब होगा कि चार्ज जब भी होगा वो एक पैकेट के फॉर्म में होगा। बोले ये पैकेट कहने का क्या मतलब है सर? हमेशा बंद होगा क्या पैकेट में? जैसे कोई सामान खरीद के लाते हैं पैकेट वाला, पैकेट में बंद होता है नहीं, इसका मतलब समझिएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लिया जाए कि आप दुकान में गए और बोले कि भाई साहब हमको एक माचिस का तिल्ली दे दीजिए, तो वो आपको नहीं देगा, बोलेगा या तो एक मैच बॉक्स लीजिए छोटा सा, या पूरा उसका बड़ा सा डब्बा लीजिए, या तो छोटा सा मैच बॉक्स लीजिए या पूरा बड़ा सा डब्बा। कहने का मतलब वो एक जो है तिल्ली निकाल के नहीं बेचता, अगर आपका जान पहचान का नहीं हुआ तब, ठीक है। तो एक तिल्ली वो नहीं देगा आपको, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर जान पहचान का होता है हम ले आते हैं, वो अलग बात है, वो आप एक्सेप्शन में है। तो एक तिल्ली वो निकाल के नहीं देता, जब भी देगा वो एक छोटा सा मैच बॉक्स देगा, नहीं तो पूरा बड़ा सा बॉक्स देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी यही है कि ध्यान दीजिएगा, तो चार्ज जब भी पाया जाएगा वो एक स्पेशल फॉर्म में पाया जाएगा, और वो फॉर्म होता है Q इक्वस टू प्लस माइनस NE, Q इक्वस टू प्लस माइनस NE, समझिएगा। जहाँ पे N जो है 0 1 2 3 और E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E का वैल्यू अभी लिखें, E का वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ पॉजिटिव, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस माइनस ऑलरेडी लगा चुके हैं। समझिएगा ये ऐसा क्यों होता है, क्वांटाइज क्यों होता है चार्ज। देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया जाए कि ये एक एटम है, आप इसको चार्ज करना चाह रहे हैं, तो चार्ज करना चाह रहे हैं, अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या 100 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कभी भी आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसमें से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दें या 1.7 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अपने लोग के सिलेबस में ये मान के चल रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उस सबसे छोटा वही है। अच्छा, जब सबसे छोटा वही है उसको अगर आप तोड़ ही देंगे
तो जो टूट के बना वो छोटा हो गया ना। जैसे मान लीजिए मार्कर है, हम बोले कि ये मार्कर सबसे छोटा है, यूनिवर्स में सबसे छोटा है मान लीजिए, और फिर किसी ने ऐसे करके खोल दिया, तो खोल दिया तो ये वाला पार्ट छोटा हो गया ना। तो कहने का मतलब जो सबसे छोटा है उसको नहीं तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ देते तो जो टूटा हुआ पार्ट है वो सबसे छोटा हो जाता। तो इलेक्ट्रॉन को जब सबसे छोटा मान के चल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को तो ब्रेक कर नहीं सकते हैं, तो या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 100 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 1000 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या मिलियन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या बिलियन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 2.7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। इसीलिए जब भी चार्ज होगा प्लस माइनस एन ही होगा, जहाँ पे एन जो है 1 2 3 4 5 100 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन होगा। मतलब ये जब भी होगा इंटीजर होगा, क्या होगा? इंटीजर होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, जब भी होगा इंटीजर होगा। नेक्स्ट लिखेंगे 4 नंबर में लिखेंगे, मिटा दे। चलिए नंबर 4 लिखेंगे, चार्जेज आर conserved in a closed system, चार्जेज आर कंजर्व्ड इन ए क्लोज्ड सिस्टम। समझेगा इसको? किसी भी क्लोज सिस्टम में जो चार्ज होगा, किसी भी क्लोज सिस्टम में जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। कंजर्व कहने का इसका हिंदी में मतलब होता है संरक्षित, मतलब जैसे होता है ना कि वन संरक्षण विभाग होता है, मतलब जिसको हम संजो के रखते हैं, जिनको हम मतलब जो है एक तरह से सुरक्षित रखते हैं। तो समझिएगा, जैसे मान लिया जाए ये क्लोज सिस्टम है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लिया जाए कि ये क्लोज सिस्टम बंद है अपना, इसके अंदर 3 पार्टिकल है, एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी। इसके पास है 2 कूलम, इसके पास है -4 कूलम, इसके पास है 6 कूलम। ठीक है, इसके पास है 6 कूलम। तो टोटल चार्ज इस सिस्टम जो है वो क्लोज है, मतलब ना इससे कोई बाहर आ सकता है और ना कोई इसके अंदर जा सकता है, ना इससे कोई बाहर आ सकता है, ना ही कोई इसके अंदर जा सकता है। देखिएगा ध्यान से, तो 2 कूलम -4 कूलम 6 कूलम, नेट चार्ज कितना हो गया? 6 to 8, 8 - 4 मतलब 4 कूलम हो गया। नेट चार्ज इस पर कितना हो गया? 4 कूलम। अब कुछ देर के बाद पता चला कि ए जो है ना, ए के पास चार्ज हो गया है 4 कूलम, और जो बी है ना इसके पास चार्ज हो गया है -2 कूलम। तो बोला कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया, सिस्टम तो बंद था। तो इसका मतलब ये सी चार्ज जो है इससे इन लोगों ने छीन लिया, इससे छीन लिया। अब भी देखिए, पहले 4 कूलम था, सिस्टम क्लोज है, तो अब भी नेट चार्ज जो है इस सिस्टम के अंदर 4 कूलम भी होगा। तो यहाँ से 4 और -2 हो चुका है, 4 - 2 हो चुका है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम जो सी पार्ट होगा इसके पास चार्ज होगा 2 कूलम। अब देख लीजिए, ऐड कर लीजिए, -2 + 2 0 और +4 कूलम। मतलब कहने का जितना नेट चार्ज पहले था 4 कूलम, बाद में भी उतना ही होगा। हाँ, आपस में ये सभी ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र करने से नेट चार्ज का जो वैल्यू होगा इस क्लोज सिस्टम में उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिख लीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 4, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, लिख लिए 5 लिखेंगे। मिटा दे। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा पहले फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और हो सकता है क्वेश्चन भी आए। देखते हैं। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब जो क्यू रेस्ट में होगा वही क्यू मोशन में होगा, जो क्यू रेस्ट में होगा वही क्यू मोशन में होगा। मान लीजिए इस मार्कर पे जो चार्ज है वो अभी 2 कूलम का है, इस मार्कर पे जो चार्ज है वो अभी 2 कूलम का है, ये रेस्ट में अभी 2 कूलम का चार्ज है। जब ये स्पीड में दौड़ना भी शुरू कर देगा ना तो इस पर जो चार्ज होगा वो 2 कूलम का ही होगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा बोलिएगा सर ये क्यों लिखे, ये तो क्या मतलब है इसका? देखिए मास जो होता है ना वो जो है स्पीड पे डिपेंड कर जाता है। आगे चल के जब पढ़ेंगे अपने लोग क्वांटम मैकेनिक्स, तो चार्ज जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड कर जाता है, और मास डिपेंड करता है, जिनको जानने की इच्छा है वो जान सकते हैं। m बराबर होता है m0
डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, जहाँ एम नॉट जो है वो रेस्ट मास है, एम नॉट जो है रेस्ट मास है, एम नॉट जो है वो रेस्ट मास है, और वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, स्पीड ऑफ बॉडी ले लीजिए, स्क्वायर है तो वैसे भी स्पीड ऑफ बॉडी है, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। कहने का मतलब जो मास है वो अच्छा रेस्ट मास वो जो देखिए भी पे डिपेंड कर रहा है, भी पे डिपेंड कर रहा है। अगर भी बहुत कम है, जैसा कि अपने मैकेनिक्स में होता है, भी अगर बहुत कम है और ये तो बहुत बड़ा नंबर होता है 3 × 10 की पावर 8 और उसका भी स्क्वायर, तो ये टर्म लगभग 0 के बराबर होगा। तो जब ये टर्म लगभग 0 के बराबर होगा तो m जो है वो m नॉट के बराबर हो जाएगा लगभग, ठीक है। इसीलिए हम जो है इसको कंसीडर नहीं करते जनरली। लेकिन जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर इस बॉडी का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस समय ये कंसीडर में आ जाएगा, और m = m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मतलब m जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, जो q रेस्ट में होता है वही q मोशन में होता है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया, लिख लिया, नंबर 5 तक लिख लिया। नंबर 6 नंबर 6 देखिएगा, जब चार्ज तो कुछ देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी। जब चार्ज रेस्ट में होगा एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना, बस अभी देख लेते हैं कि चार्ज से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट होता है। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में EF लिखते हैं, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों साइड। जब चार्ज को रेस्ट में रखेंगे ना आप, तो उसके चारों साइड एक फील्ड बनता है, जैसा कि क्लास 11th में पढ़ेंगे। कोई भी मास जो है अपने चारों साइड एक फील्ड बनाता है, जिस फील्ड को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। एक मास अपने चारों साइड फील्ड बनाता था जिसको कहते थे ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह एक चार्ज अगर रेस्ट में है तो अपने चारों साइड एक फील्ड बनाता है, जिस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसी चैप्टर में डिटेल में चर्चा होगी, ठीक है, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर ये मोशन में हो गया और मोशन यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन, जब ये यूनिफॉर्म मोशन में हो गया कहने का मतलब ये चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस समय ये जो है प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही, साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, इसका तो इसी चैप्टर में होगा, और ये जो है मैग्नेटिज्म चैप्टर में होगा। अच्छा, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए तब क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब इस बार जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस बार जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। कहने का मतलब पार्टिकल में एसिलेरेशन है, जो चार्ज पार्टिकल है उसमें एसिलेरेशन है। तो इस समय प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रेडिएट्स। जब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा कहने का मतलब चार्ज दौड़ तो रहा ही है, साथ में इसके पास एसिलेरेशन से दौड़ रहा है, ये मतलब इसके पास अपना एसिलेरेशन भी है, तो उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ में रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आगे चैप्टर है अपने 12th में ही, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें जब जाएंगे तो इस पर डिटेल में चर्चा होगी। लिख लीजिए इसको, इस तरह से लिख लीजिए जिस तरह से बोर्ड पर लिखा गया, लिख लीजिए। लिख लिया, लिख लिया, मिटा दें, चलिए मिटा लिया, मिटा दें। लिखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डालेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके लिए क्या क्या टर्म यूज़ किए जाते हैं, तो लिख लेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लिए, पहला लिखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका लिख लेंगे चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्जेज एक लाइन लिख लेते हैं, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड along a line, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड along a line, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड along a line। कहने का मतलब along a line, समझिए इसको, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड along a line। कहने का मतलब ये है कि वन डायमेंशन है, ये एक लाइन है और इस लाइन के अलॉन्ग चार्ज इस तरह से फैला हुआ है, प्लस प्लस इस तरह से। देखिए तो सिर्फ इस लाइन के अलॉन्ग फैला हुआ है, तो जब इस लाइन के अलॉन्ग फैला हुआ है तो इसका मतलब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ही डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ इसके लंबाई में है। जैसे मान लिया जाए कि हम पतला से एक बाल तोड़ ले, तो बाल के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होता है। अच्छा मोटाई भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो इसमें अगर जैसे मान लीजिए एक बाल तोड़ के ले आए तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ लंबाई है, तो जो चार्ज रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसके लंबाई में चार्ज फैलेगा, तो इसलिए इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं कि इसका लंबाई L है और इसका जो है टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं जनरली लैम्डा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर मान लिया जाए कि छोटा सा लंबाई में, अगर छोटा सा लंबाई इस dl में अगर चार्ज dq है, इस dl लंबाई में अगर चार्ज dq है तो हो जाएगा dq अपॉन dl, dq अपॉन dl। अगर यही बड़े लेवल पे लेंगे तो लैम्डा इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं q अपॉन l, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो यहाँ से जब देखेंगे, जब लैम्डा इक्वल टू dq बाई dl होगा, छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज, dl छोटा सा लेंथ है, उसमें छोटा सा, मान लिया जाए ये छोटा सा लेंथ है dl और इसमें छोटा सा dq है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा dq बाई dl, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा dl, dq इक्वल टू लैम्डा dl। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा dl। अगर मान लैम्डा dl, अगर मान लिया जाए आपको लैम्डा गिवन है और आपको टोटल चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू dl। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, नंबर 2 लिखे, लिख लिए, नंबर 2 लिखें, चलिए नंबर 2। नंबर 2 लिख लेते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सरफेस, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड in the surface, in the surface, charges are distributed in the surface। कहने का मतलब है कि अगर चार्ज किसी सरफेस में फैला हो, अगर चार्ज किसी सरफेस में फैला हो तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लिया जाए ये मेरे पास एक पेज है, अब देखेंगे ध्यान से, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है, इस पेज को ऐसे मोड़ देते हैं, तो ये पेज का ये एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या है, एरिया है, ये आगे का सरफेस एरिया। अगर चार्ज इस हर जगह फैला हो, इसमें हर जगह फैला हो, तो इस तरह के फैला को कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि एक फ़ोटो बना लेते हैं, मान लीजिए ये कोई सीट है, ये कोई सीट और इसमें हर जगह ऐसे फैला हुआ है चार्ज, तो ये पूरे एरिया में फैला हुआ है, ये देखिए इस तरह से चार्ज फैला हुआ है। तो इस तरह से जब चार्ज फैला हुआ है इसका मतलब ये पूरे सरफेस में, ये पूरे सरफेस में, मान लेते हैं कि टोटल चार्ज यहाँ पे Q है, टोटल चार्ज Q है और टोटल एरिया जो है वो
ए है, टोटल एरिया जो है वो ए है। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। लिख लीजिए टोटल चार्ज, थोड़ा सा अच्छे से, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ये सिग्मा इसका नोटेशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, जनरली इसी से डिनोट करते हैं। अगर मान लिया जाए कि छोटे से एरिया में, छोटे से एरिया डी ए में अगर चार्ज डी क्यू होता तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाता, डी क्यू अपॉन डी ए। ये छोटे से एरिया में छोटा सा चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटा सा एरिया, मतलब छोटे से चार्ज को डिनोट करते हैं डी क्यू, तो डी क्यू डिवाइडेड बाय डी ए। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए। अगर टोटल क्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सिग्मा दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो डी ए के साथ इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो मिलेगा आपको टोटल चार्ज, मिलेगा आपको टोटल चार्ज। चलिए इसको लिख लीजिए, बना लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट लिखते हैं, नंबर 3 लिखें, नंबर 3 लिखें, जल्दी जल्दी लिखिए, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसान है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा। नंबर 3 लिखिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम, जैसा कि नाम से ही आप लोग पता लगा लिए होंगे, इतने जीनियस तो हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम। समझेगा, मतलब चार्ज जो है पूरे के पूरे वॉल्यूम में अगर फंसा हुआ है, मतलब पूरे के पूरे अगर वॉल्यूम में फैला हुआ है, मतलब देखिए वॉल्यूम आया मतलब 3D फिगर होगा, मतलब 3D ऑब्जेक्ट होंगे। 3D ऑब्जेक्ट मतलब सिलेंडर, स्फीयर, कोन, ये सब। तो जैसे पूरे के पूरे अगर वॉल्यूम में चार्ज घुसा हुआ है, चार्ज फंसा हुआ है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मान लिया जाए कि अपने पास एक स्फीयर है, अपने पास एक स्फीयर है, अपने पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस जो है वो r है, जिसका रेडियस कुछ भी ले लीजिए r है, और इस पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर वॉल्यूम में फंसा हुआ चार्ज, पूरा में फंसा हुआ है चार्ज, पूरा में धंसा हुआ है चार्ज, पूरा में फैला हुआ है चार्ज। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगा, इसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन, मान लिया जाए इसका टोटल चार्ज इसमें Q है और इसका जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है वो V है, तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या इसको डिनोट करते हैं रो से, रो से। ये रो थोड़ा सा मुश्किल समझिए, रो है ये अपना रो ही है, रो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, Q अपॉन V, ये रो है, ठीक है। रो से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। तो रो इक्वल्स टू Q V। अगर छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा चार्ज डेल्टा Q हुआ तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा dQ अपॉन dV, dQ अपॉन dV। कहने का मतलब जो है छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाई छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है। देखिए ये उस ये जो है ये चार्ज जो है dV वॉल्यूम का चार्ज है dQ, तो dQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो dV। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो dV, इंटीग्रेशन ऑफ रो dV। जल्दी से इसको लिख लीजिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए इसको, एक दो नोट है, इसको लिख लीजिए, फिर एक दो नोट लिखेंगे। लिख लिए, लिख लिए, मिटा दे, मिटा दे।
नोट लिखेंगे, पहला नोट है। चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, गिवन टू ए कंडक्टर always resides on its surface, always resides on its surface, always resides on its surface, but its distribution depends on but its distribution depends on the radius of curvature, on the radius of curvature। समझिएगा, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर जैसे ही आप चार्ज डालेंगे, कंडक्टर की बात करें, चार्ज डालेंगे तो उसके अंदर चार्ज नहीं बैठेगा, वो चार्ज भाग के आ जाएगा उसके सरफेस। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके अंदर हम चार्ज घुसा रहे हैं, खोल के इधर से खोल दिए, चार्ज घुसा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर चार्ज घुसाएंगे हम तो घुसाएंगे, लेकिन वो चार्ज भाग के आ जाएगा इस सरफेस पे, वो चार्ज भाग के आ जाएगा उस सरफेस पे, क्योंकि ये जो है कंडक्टर, ये जो है इंसुलेटर में फिर पॉसिबल है, इंसुलेटर में आप इसके अंदर अगर चार्ज डालेंगे तो वो रह जाएगा, लेकिन ये जो है कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और वो डिपेंड कर जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। जैसे मान लिया जाए, थोड़ा सा देख लेते हैं, मान लिया जाए कि ये कोई भी शेप बना लिया, ये कोई भी शेप बना लिया, मान लीजिए इस पे अगर आप चार्ज डालेंगे, इस पे अगर चार्ज डालेंगे तो यहाँ पे तो चार्ज दूर दूर होगा, यहाँ पे जो चार्ज दूर दूर होगा, लेकिन जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ चार्ज हाईली डेंस होगा, वहाँ चार्ज क्या होगा, हाईली, यहाँ पे दूर दूर जैसे, ठीक है। ये ऐसा क्यों होगा, पढ़ेंगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज जो है, डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है, डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। इसको लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए आर बहुत ही कम है, यहाँ पे आर बहुत ही कम है, जो डेंसिटी वो बहुत ही हाई है, आर कम है तो डेंसिटी हाई है। यहाँ का देखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत बड़ा है ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, तो चार्ज का डेंसिटी क्या है, यहाँ पे कम है। इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे बी, तो आर ए जो है वो लेस देन है आर बी, आर ए जो है वो लेस देन है आर बी, तो इसीलिए क्यू ए जो होगा यहाँ पे एक तरह से सिग्मा ए कर लीजिए, सिग्मा ए जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा सिग्मा बी, सिग्मा ए जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा सिग्मा बी। कहने का मतलब हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिया। नोट नंबर 2 लिखेंगे, नोट नंबर 2 लिखेंगे, इसको लिख लीजिए, नोट नंबर 2। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप is a device, is a device to detect the magnitude of, to detect the charge, to detect the charge, to detect the charge, ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा होता कैसे है, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। इसको मिटाएं, इसका एक फ़ोटो है जो बना लेते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बना रहे हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा, आप लोग भी बना लीजिएगा।
काफ़ी मेहनत के बाद बना रहे हैं। देखिएगा ये दोनों लीफ है, ये दोनों जो है ये दोनों लीफ है, इसका पत्ता लीफ है, ये गोल्ड का होता है, ये गोल्ड का होता है, इसलिए इसका नाम गोल्ड लीफ है। ठीक है, समझिएगा। अब क्या करते हैं, इसके अंदर से चार्ज डालते हैं इसमें। ठीक है, इसके अंदर से चार्ज डालते हैं, इसके अंदर से चार्ज भेजते हैं। अब जैसे इसके अंदर से यहाँ कॉपर का लगा होता है, ठीक है, ये इंसुलेटर है, ये कॉपर का यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जो चार्ज बॉडी है उसमें क्या करेंगे, इसमें चार्ज भेजेंगे। तो चार्ज जब भेजेंगे तो चार्ज यहाँ दोनों पे आएगा, बटेगा, कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा, कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा। अच्छा, आगे पता चलेगा कि अच्छा इधर से जब चार्ज भेजेंगे तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मान लीजिए सेकंड के लिए पॉजिटिव, तो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, आगे पढ़ेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, ये क्या होगा, फैलेगा। ये क्या करेगा, फैलेगा। अच्छा, जितना ज़्यादा इस दोनों पे चार्ज सेम नेचर का उतना ही ज़्यादा ये फैलेगा। कहने का मतलब ये एंगल जितना ही ज़्यादा है, चार्ज उतना ही ज़्यादा है, चार्ज उतना ही ज़्यादा। तो कहने का मतलब एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, चार्ज उतना ज़्यादा है। तो इसको बना लीजिए और लिख लीजिए, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। मतलब ये जितना ज़्यादा फैलेगा, देखिए ये गोल्ड का बना हुआ, ये बहुत ही पतला होता है, इस पर जैसे चार्ज आएगा ना, इस पर और इस पर दोनों में रिपल्सन लगेगा, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज हो गया और रिपल्सन लगेगा तो क्या होगा, ये फैलेगा। अब देखिए जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा है, आगे पढ़ेंगे कूलम्ब फोर्स क्या होता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज, फोर्स उतना ही ज़्यादा है, और फोर्स उतना ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये फैलेगा उतना ही ज़्यादा, ये फैलेगा उतना ही ज़्यादा। इसको लिख लीजिए।